बच्चों, हम लोग क्लास 10वीं में भूगोल पाठ के अंतर्गत आज नदी के मार्ग के बारे में पढ़ेंगे। किसी आदर्श नदी का मार्ग को हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। पहली अवस्था जब वो पर्वतीय भाग में रहती है, जिसे हम लोग ऊपरी भाग या युवा अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इस समय नदी जो है अपने बहुत तीव्र वेग में चलती है और घाटी का निम्नीकरण की क्रिया अधिक करती है। इसीलिए हम इसको युवा अवस्था कहते हैं, जब नदी बहुत उछल कर चलती, जैसे हम लोग बचपन में बहुत कूदा फादी करते हुए चलते हैं, बिल्कुल वैसा ही। द्वितीय मार्ग को हम लोग मैदानी भाग, मध्य भाग या परिपक्व अवस्था में कहते हैं, जब नदी पर्वत से उतरकर मैदानी भाग में चली जाती है। इसलिए इसको हम लोग मैदानी भाग, इस समय वो अपने घाटी को चौड़ा करती है, साथ ही साथ परिवहन और निक्षेपण का कार्य भी करती है। इसीलिए इसको हम लोग परिपक्व अवस्था कहते हैं। जब हम लोग अपनी युवा अवस्था के बाद जब हम लोग मैच्योर होते, जिस एज में भी आपके मम्मी पापा हैं, सबसे अधिक कार्य इसी में किया जाता है। कटाव का कार्य करता है, परिवहन करता है, निक्षेपण करता है, सभी कार्य करता है। इसीलिए इसको हम लोग परिपक्व अवस्था कहते हैं। तीसरी अवस्था को डेल्टाई भाग या निम्न भाग कहा जाता है। इसे हम लोग वृद्धावस्था भी कहते हैं। इस समय नदी अपने मुहाने के पास पहुंच जाता है, किसी सागर या बड़े झील के पास, जहाँ पे कि उसकी गति बहुत तीव्र हो जाती है। नदी कई शाखा प्रशाखाओं में बढ़ जाती है और निक्षेपण का कार्य मूल रूप से करती है। ये नदी के आपके 3 मार्ग हैं, जिनके बारे में आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आज हम लोग पर्वतीय भाग, ऊपरी भाग या युवा अवस्था के बारे में देखेंगे कि इसमें कौन कौन से स्थल रूप बनते हैं और किस प्रकार से नदी अपनी प्रथम अवस्था में कार्य करती है। गंगा नदी को एक आदर्श नदी कहा जाता है। किसी भी नदी में इनके ये तीनों भाग जो हैं, यानी पर्वतीय भाग, मैदानी भाग और डेल्टाई भाग जहाँ रहते हैं, उसको हम लोग एक आदर्श नदी कहते हैं। और गंगा नदी में हमें ये तीनों रूप स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। इसीलिए गंगा नदी को हम लोग एक आदर्श नदी कहते हैं। और इसका जो सबसे ऊपरी भाग यानी पर्वतीय भाग जो है आपका गंगोत्री से हरिद्वार तक का मार्ग है, यानी उसके उद्गम स्थल गंगोत्री से लेकर हरिद्वार तक के मार्ग को हम लोग पर्वतीय भाग या युवावस्था के नाम से जानते हैं। नदी का पर्वतीय भाग या ऊपरी भाग, यहाँ पे आपको पर्वत का ऊपरी भाग दिखाया गया है। गंगा नदी यानी नदी जो स्वाभाविक अवस्था में अपनी रहती है, प्रारंभिक अवस्था जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, एक बड़ा हिमनद है गंगोत्री, वहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है। उस समय ये काफ़ी पतली और संकरी रहती है। बाद में कई धाराएं मिल जाने के कारण वे एक नदी का रूप धारण कर लेती है और एक मोटे भाग में, यानी कि एक नदी में काफ़ी मात्रा में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, उस तरह से वो बहना शुरू करती है। यहाँ भूमि का ढाल अत्यंत तीव्र होता है, अत्यंत तीव्र गति से बहती है, जिसके कारण उसके ढाल में तेज के कारण, गति में तीव्रता के कारण उसमें अपर्दन की शक्ति बहुत अधिक होती है। नदी जो है तीव्र गति से अपना अपक्षरण करती है, यानी कटाव का कार्य करती है और घाटी को गहरा करने में मदद करती है। इस समय यहाँ कोई निक्षेपण नहीं रहता। नदी में वेग बहुत अधिक रहता है। पर्वतीय भाग में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण नदी बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बहती है, इसीलिए इसको हम लोग युवा अवस्था कहते हैं। नदी कूदती उछलती हुई आगे की तरफ बहती है। इस समय वो अपने मार्ग में कई स्थल रूप बनाती है, जिनका वर्णन हम लोग करेंगे। सबसे पहले वी आकार की घाटी, जो कि नदी का सबसे प्रमुख कार्य है कि तेज गति के कारण पर्वतीय भाग में नदी अपनी तली को काटकर गहरा करने का कार्य करती है, जिसके कारण उसका गहराई भाग काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। साथ ही साथ किनारों को भी काटने का काम करती है, जिससे उसकी चौड़ाई और अधिक बढ़ जाती है और वी आकार की घाटी का निर्माण करती है। यह नदी तेज गति से बह रही है, साथ ही साथ गहराई के साथ अपने किनारों को काटने के कारण एक वी आकार का निर्माण करती है, इसीलिए इसको हम लोग वी आकार की घाटी कहते हैं। नदी की तली में अधिक कटाव के कारण कभी कभी नदी की घाटी अत्यंत गहरी और संकरी हो जाती है। बिल्कुल पतला, चौड़ाई की अपेक्षा गहरा अधिक हो जाता है, जिसके कारण वे उसके किनारे जो हैं खड़े ढाल वाले दिखते हैं। इस प्रकार आई आकार की घाटी का जो निर्माण करती है, उससे हम लोग आई आकार की घाटी कहते हैं।
नदी अपनी घाटी को तो चौड़ा करने का काम करती है, इसकी प्रारंभिक क्रिया है, लेकिन जैसे जैसे उसकी गहराई अधिक हो जाती है और आकार वी के स्थान पर यानी किनारे अधिक चौड़े ना होकर गहरे हो जाते हैं तो उसको हम लोग आई आकार की घाटी कहते हैं। यही आई आकार की घाटी या फिर कहा जाए कि नदी की तली यदि बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती, खास करके शुष्क पर्वतीय भागों में, कि नदी की घाटी जो है गहराई तक बहुत घाटी को काट देती है, तो एक गहरे खड्ड का निर्माण होता है जिसे गार्ज या कैनियन हम लोग कहते हैं। कभी कभी ये जो गार्ज और कैनियन, इनकी गहराई बहुत अधिक होती है। कोलोराडो नदी जो है विश्व का सबसे गहरा कैनियन बनाती है, जिसको कि हम लोग ग्रैंड कैनियन कहते हैं, जिसकी गहराई जो है 200 मीटर के करीब है और लंबाई 483 मीटर के करीब है। इस प्रकार के जो विश्व के सबसे गहरे कैनियनों में कोलोराडो नदी द्वारा बनाया ग्रैंड कैनियन गिनती में आता है। कश्मीर में सिंधु नदी द्वारा भी लगभग 5000 मीटर गहरा एक गार्ज बनाया गया है, जिसको कि भारत का या कहा जाए विश्व का सबसे गहरा गार्ज कहा जाता है। यानी नदी अपनी पर्वतीय भाग में वी आकार की घाटी, आई आकार की घाटी और गार्ज और कैनियन का निर्माण करती है, यानी कि वी आकार की ही घाटी का निर्माण करती है। उनकी गहराई के अनुसार इनको अलग अलग नाम दिया जाता है। फिर वो जलप्रपात का निर्माण करती है। पर्वतीय भाग में कहीं पर अगर नदी के मार्ग में कठोर और कोमल चट्टानों का क्षैतिज रूप में अगर हम लोग विस्तार देखते हैं, तो नदी जब अपने मार्ग में कठोर चट्टान का तो अधिक अपर्दन नहीं कर पाते, लेकिन कोमल चट्टान को आसानी से काट देती है, जिससे कारण नदी के मार्ग में एक गहरा खाई जैसा उत्पन्न हो जाता है। तो नदी जब अपने कठोर भाग से नीचे की तरफ गिरती है, उसी को हम लोग जलप्रपात कहते हैं। ये दीवार की भांति खड़े हुआ आगे भाग दिखता है, ऊपर से पानी गिरता है, उससे हम लोग जलप्रपात कहते हैं। ये जलप्रपात बहुधा स्थायी होते हैं क्योंकि उस पर कठोर चट्टान रहते हैं, जहाँ पे कि लंबवत रूप में अगर चट्टान रहे। क्षैतिज रूप में जब रहता है तो चट्टान ऊपर से गिरकर नीचे की चट्टान जो कोमल चट्टान होती है उसके ऊपर पानी गिरता रहता है, जिसके कारण कोमल चट्टान कटकर एक गहरा गड्ढ बन जाता है, गड्ढे जैसा, जिसको कि हम लोग अनाति गर्त यानी प्लग पोल के नाम से जानते हैं। नीचे का ये बड़ा सा जो गड्ढा आपको दिखाई दे रहा है ऊपर से जल गिरने के कारण, इसी को हम लोग अनाति गर्त कहते हैं। अगर क्षैतिज रूप में चट्टानों की ये क्रिया है तो कई बार ये अनाति गर्त वाला जो कोमल चट्टान है धीरे धीरे कटता जाता है और ऊपर का ये कठोर चट्टान अधिक भार न सहने के कारण गिर जाता है, तो ये जलप्रपात जो है कुछ पीछे की तरफ हट जाता है। यहाँ पे हम लोग कुछ जलप्रपातों के उदाहरण देखेंगे। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा, अफ्रीका का विक्टोरिया जलप्रपात, भारत में कर्नाटक के पास सावती नदी पर जो योग या गिरिसपा जलप्रपात है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, भारत का ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके अलावा नर्मदा नदी के ऊपर धुआंधार जलप्रपात भी पाए जाते हैं। जलप्रपात जो है विद्युत उत्पन्न करने का सबसे अच्छा साधन माना जाता है। जलप्रपात की तरह ही अगर हमारे नदी के मार्ग में कठोर और कोमल चट्टानों का विन्यास सीढ़ी की तरह हो यानी कि लंबवत रूप में हो, तो कठोर चट्टान का तो कटाव नहीं होता लेकिन कोमल चट्टान का कटाव हो जाता है, इसलिए पानी जो है नदी का वो उछल कर गिरता है। जैसे हम लोगों की सीढ़ी के ऊपर से अगर पानी गिरे तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है, पानी को गिरने की जो धारा होती है, उसको हम लोग द्रुत प्रवाह या रैपिड्स कहा जाता है। फिर आता है आपका जल गति का यानी पहाड़ी भाग में नदी की धारा के सम्मुख कोमल चट्टान का कुछ भाग आ जाता है जो शीघ्र घुलकर बह जाता है, जिसके कारण नदी की तली में यानी नदी जब बह रही हो तो उसकी तली में छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं, जिनके अंतर कंकड़ पत्थर और जल गोल गोल घूमता हुआ दिखाई देता है। नदी में जो हमें भंवर दिखाई देते हैं इन जल गतिकाओं के कारण ही दिखाई देता है। यानी नदी की तली में जो छोटे बड़े गड्ढे बन जाते हैं उनको हम लोग जल गतिका कहते हैं। संयुक्त पर्वत प्रक्षेप, नदी जब आगे बह रही होती है तो अपनी घाटी को काटने का काम करती है। घाटी को काटते वक्त एक तरफ जो है अवतल और दूसरी तरफ उत्तल क्रिया को करती है, यानी काटने के कारण नदी के पिछला हिस्सा जो है घाटी का वो एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए दिखाई देते। इस चढ़े हुए भाग को ही हम लोग
पर्वत प्रक्षेप कहते हैं। नदी अपने मार्ग पर जब आगे बढ़ती हुई जाती है, बहुत सारे हमें इस प्रकार के कट्स दिखाई देते हैं जो एक दूसरे के ऊपर तली के ऊपर चढ़े हुए दिखाई देते हैं। इनको हम लोग परस्पर संयुक्त पर्वत प्रक्षेप कहते हैं। नेक्स्ट आता है नदी अपहरण। नदी का मुख्य कार्य क्या होता है? अपरदन करना, कटाव की क्रिया करना पर्वतीय भाग में। तो जो ऊंचे उठे हुए जल विभाजक होते हैं, हम लोगों ने देखा था कि नदियों के बीच का जो ऊंचा उठा हुआ भाग रहता है जो एक दूसरे नदी को अलग करने में मदद करता है, उसे हम लोग जल विभाजक कहते हैं। इस जल विभाजक को जब मुख्य नदी जो है काट कर छोटी नदी को अपने में मिला लेती है, इसी को हम लोग नदी अपहरण कहते हैं। यानी कि जल विभाजक को काटकर बलवान नदी दूसरी नदी की कमज़ोर नदी को अपने में मिला लेती है, तो इस प्रकार की क्रिया को नदी अपहरण कहा जाता है। ये जल विभाजक है, ये मुख्य नदी जब इसको अपने काट कर इस क्षेत्र में चली जाती है, उसको हम लोग कहते हैं। उसी प्रकार प्राचीन काल में ब्रह्मपुत्र नदी ने जो है तिब्बत के पठार पर बहने वाली सापुर नदी को पानी को हड़प लिया था, यानी उसको अपने में मिला लिया था, तो वो एक नदी अपहरण का सबसे अच्छा उदाहरण है। यहाँ पे आप लोगों ने पर्वतीय भाग में यानी ऊपरी भाग में बनने वाले विभिन्न स्थल रूपों को पढ़ा है। मैं किताब की कॉपी भेज दे रही हूँ, इसको देखकर आप लोग नोट्स निकलेंगे और जो चित्र भेजा उनको आप लोग बनाकर कॉपी में अच्छे से लिख लेंगे।